Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss IAS 41 that is relating to agriculture. ठीक है, ये स्टैंडर्ड मतलब IAS के सबसे जो लास्ट वाला स्टैंडर्ड्स है उनमें शुमार होता है इसका, और ये रिलेटिंग है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड, मतलब जो कि जानदार चीज़ें हैं. जानदार चीज़ों से मुराद ये कि हम उन पे मतलब जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये स्टैंडर्ड है. अब हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है, क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं और क्या चीज़ें इससे एक्सक्लूडेड हैं. जैसे कि बायोलॉजिकल एसेट्स इसमें शामिल हैं विद इन दिस स्कोप. ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स क्या, आपके मतलब जिसे आप कह लें कि पौधे हैं. ठीक है, उसके बाद गायें भैंसें जो भी जानदार चीज़ें हैं वो आपकी बायोलॉजिकल एसेट्स में शामिल हैं इफ़ यू हैव कंट्रोल ऑफ देम. और उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं अगर वो उनका फ़्लो आपकी तरफ होगा और द फेयर वैल्यू और द कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, देन इट्स मीन these are your assets and these are your biological assets which are covered under IAS 41. अब देखें ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वगैरह, ये भी आपके एसेट्स हो सकते हैं, मतलब कंपनीज के ओन्ड एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन उन पे स्टैंडर्ड उनके ही लगते हैं. जैसे कि IAS 16 अप्लाई होता है. उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उस पर IAS 40 अप्लाई हो रहा होता है. ठीक है, तो इसमें और उनमें क्या डिफरेंस है कि वो नॉन करंट और बेजान चीज़ें हैं. ठीक है, और ये हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स हैं जो कि नेचर ने, कुदरत ने जिनको प्रोड्यूस किया है, ये वो एसेट्स हैं. मतलब ये कब कह सकते हैं कि ये मैन मेड नहीं है, मतलब ये एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक इंसानों की मेहनत से तो बन सकते हैं, लेकिन इनको मतलब बनाने का या उसका जो ज़मीन से निकल रहे होते हैं, इसको एक जो मतलब स्टार्ट से लेके इसकी डी हार्वेस्ट तक जो एक प्रोसेस है वो सारा एक जो है वो एक कुदरती अमल होता है. लिहाजा इसको हम जो है ना फिर IAS 41 एग्रीकल्चर वाले स्टैंडर्ड में कवर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्कोप में है बायोलॉजिकल एसेट्स, उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट. ठीक है, कि जब फसल पककर तैयार होगी आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया. हार्वेस्ट से मुराद ये होता है कि इसके हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे. जैसे ये है कि द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग प्रोड्यूस फ्राम बायोलॉजिकल एसेट्स आर सिसेशन ऑफ इट्स लाइफ. जैसे कि अगर कोई पौधे हैं जो कि लेट्स वो सब्ज़ी के हैं, वो आलू के प्लांट्स हैं या वो कोई भिंडी या किसी और भी सब्ज़ी के हैं, जिनसे आप उस पौधे से जब वो बैंगन है उससे डिटैच कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हार्वेस्ट कह रहे हैं. या आम लफ्ज़ों में जैसे गंदम पककर तैयार हो जाती है तो गंदम के जो वो फलियाँ होती हैं जिन्हें हम आम अल्फाज में सिट्टे भी कह रहे होते हैं, उनसे आप जो है ना उनको काटते हैं, डिटैच कर लेते हैं जब उससे, तो इसका मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर डिटैचिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट. ठीक है, तो वो भी आपका इस स्टैंडर्ड के स्कोप में फॉल करते हैं. इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स, कि अगर आपने कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट दी है तो दिस ग्रांट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ IAS 41 दैट इज़ एग्रीकल्चर. ठीक है, मतलब आप इसको IAS 20 जो गवर्नमेंट ग्रांट वाला स्टैंडर्ड है उसमें फिर कवर नहीं कर रहे होंगे अगर वो ग्रांट प्योरली रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है. ठीक है, देखें ना, अगर आपको कोई ग्रांट मिली है कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए या किसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, देन इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर रिलेटिंग ग्रांट. ठीक है, अगर आपको ग्रांट मिली है, आपको कहते हैं कि यार हमने जो है ना इस दफ़ा गंदम एक्सपोर्ट करनी है, तो लिहाजा गंदम के जो काश्तकारान है ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडाइज चीज़ें मिल रही हैं या कुछ और चीज़ें इस तरह की मिल रही है, कोई एसेट ही उनको मिल रहा है, कोई उनको कोई ट्रैक्टर वगैरह या कोई और औज़ार जो हैं वो उनको मिल रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली कवर्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, देन इट्स ग्रांट इज़ फॉल अंडर द स्कोप ऑफ IAS 41. उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड से एक्सक्लूजन्स भी हैं जो कि स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है. जैसे कि लैंड रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जिस लैंड पर आप काश्तकारी कर रहे हैं वो IAS 41 का पार्ट नहीं है.
बल्कि वो IS 16 का पार्ट है या IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट है। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड अपने कोई नाम, अपने कोई लोगोस, अपनी कोई और चीज़ें जो कि इंटेंजिबल नेचर की हैं वो आपने रजिस्टर करवाई हुई हैं, या और आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि एक यूनिक है, आपने उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, देन दिस प्रोसेस, दिस इंटेंजिबल एसेट इज़ नो मोर पार्ट ऑफ IS 41, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ IS 38। देखिए ये चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड उनको निकाल रहा है। तो इसका मतलब जो चीज़ें निकाल दी हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के उसमें से, तो वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो है वो फिर इसमें शामिल है, जैसे अभी हम पढ़ कर आए। उसके बाद है जी गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू बेरर प्लांट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लें कि बेरर प्लांट्स क्या होते हैं। बेरर प्लांट्स की डेफिनेशन है, बेरर प्लांट इज़ अ लिविंग प्लांट दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इज़ एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, हैज़ अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एक्सेप्ट स्क्रैप। ये बेरर प्लांट बेसिकली जिसे आप कह लें कि रबर के जो प्लांट हैं, खजूरों के जो बागात होते हैं, ठीक है, आम के जो प्लांट हैं, उनको आप बेरर प्लांट कह सकते हैं कि वो 1 साल से ज़्यादा तक एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, और उनको आप जो है ना वो सेल नहीं करते होते। ठीक है, मतलब आप उनको सेल तभी करते हैं या तो वो स्क्रैप हो जाएं, या आप देखें ना, वो तो एक अलग बात है कि आपने पूरा का पूरा बाग ही बेच दिया, ठीक है, वो तो डिस्पोजल होगी ना, लेकिन आपकी मतलब कोई इंटेंशन नहीं होती किस तरह कि आप उनको जो है ना, जैसे एक दफ़ा लगा दिया आपने पौधे तो फिर आप उनको बेचेंगे नहीं। आपका मकसद होता है कि उनसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना उसकी प्रोडक्शन या सप्लाई लेना। ठीक है, तो लिहाजा ये जो बेरर प्लांट्स हैं ना ये कवर होते हैं IS 16 में। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट होते हैं ये, तो लिहाजा ये भी स्टैंडर्ड से बाहर है। तो इसी तरह अगर आपको कोई ग्रांट मिलती है जो कि बेरर प्लांट से रिलेटेड है तो वो ग्रांट भी IS 41 का पार्ट नहीं होगी। उसके बाद है जी राइट ऑफ यूज़ एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम लीज ऑफ लैंड रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, IFRS 16 लीजेस। ठीक है, अगर आपने कोई लैंड है, आपकी ज़मीन है, आप वो रेंट पे देते हैं, जिसे आप कहते हैं कि वो ठेके पे दे दिया आपने ज़मीन, ठेके पर आप देते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका ठेकेदार है वो उस पर काश्तकारी करता है, तो आपको जो पैसे मिले हैं दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ IS 41, बल्कि ये आपने IFRS 16 एक ऑपरेटिंग लीज के तहत दी है, तो लिहाजा इस पर IFRS 16 अप्लाई होगा, ना कि इस पर वो अप्लाई होगा IS 41। ठीक है, अब जिसने लैंड ली है उसके लिए ये लैंड क्या है, उसके लिए भी राइट ऑफ यूज़ एसेट्स रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। तो होपफुली आपको इसका स्कोप समझ आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक आम अल्फाज में, एक प्रैक्टिकल वे में आपको चीज़ें बता सकूं। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट है क्योंकि देखिए अब ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, इसमें ये होगा कि जैसे फसल तैयार हुई है गंदम की, ठीक है, आपने उसको डिटैच कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, अब उसकी क्या वैल्यू हो, ठीक है, उसकी रिकग्निशन कैसे हो, उसकी मेजरमेंट कैसे हो, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये मोस्टली चीज़ें इसकी फेयर वैल्यू पे जो है हम उसको देख रहे होते हैं। और आपको पता है कि फेयर वैल्यू के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो उसकी एक्टिव मार्केट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्टिव मार्केट होगी अवेलेबल तो ही आप उसकी फेयर वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करवा सकेंगे या कर सकेंगे। ठीक है, एक्टिव मार्केट क्या है? Active market exists when item traded are homogeneous, willing buyer and seller can normally be found at any time and prices are available to the public। तो इसका मतलब एक्टिव मार्केट है, तो लिहाजा जब किसी भी चीज़ की एक्टिव मार्केट अवेलेबल होती है इट्स मीन्स कि उसकी जो फेयर वैल्यू है दैट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ठीक है, अब देखें जिसकी वैल्यू रिलायबली मेजरेबल होगी तो इसका मतलब है कि आप उसकी अकाउंटिंग, उसकी वैल्यूएशन सही तरीके से कर सकेंगे। उसके बाद है जी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और अनदर बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है,
कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है कि अगर आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं कि जिससे जानदार चीज़ों से जानदार चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई उनसे इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि आप आगे सप्लाई करें या बेच दें, जैसे कि आपने अपने घर में या आपने बिज़नेस के तौर पे अपने जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, उन जानवर से आप जो एक नॉर्मल नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके थ्रू नए जानदार जो है पैदा हो रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं, ठीक है, उनको काम में लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप फसलों की काश्तकारी कर रहे हैं, आपने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है जिसके नाम पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट्स मीन उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन को मीट कर रही है, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड क्या है कि अ लिविंग एनिमल और प्लांट। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती है कि दी हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है। हार्वेस्टेड से मुराद ये कि आपने जैसे गंदम लगाई, चावल लगाए आपने, या कपास लगाई आपने, तो आपको उस पौधों से वो जो प्रोडक्शन मिली है वो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। और उसके बाद है जी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डिजनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन दैट causes an increase in the value or quantity of the biological assets, ठीक है। कि अगर एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं आप उनकी डिजनरेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं, जिससे उनकी तादाद और वैल्यू में इजाफा होता है, तो ये एक कुदरती प्रोसेस होता है, तो लिहाजा इसको आप कह रहे होते हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि रिकग्निशन रिक्वायरमेंट है कि बायोलॉजिकल एसेट्स आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर रिकग्नाइज्ड व्हेन एंटिटी कंट्रोल द एसेट्स, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, और फेयर वैल्यू और द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये वही 3 पेट रूल्स हैं जो किसी भी एसेट को रिकग्नाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है जी मेजरमेंट। बायोलॉजिकल एसेट की मेजरमेंट कैसे होगी और उससे रिलेटेड जो उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही है। देखिए आप बायोलॉजिकल एसेट्स को आम अल्फाज में समझ सकते हैं कि पौधे हैं आपके, ठीक है, या फसलें हैं, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, उन पौधों से हासिल होने वाली पैदावार है। जैसे कि गंदम से आप जो है गंदम के जो पौधे हैं या जो फसल होती है उससे आप जो है गंदम ले रहे होते हैं, और धान की जो फसल होती है उससे आप चावल ले रहे होते हैं, कपास के पौधों से उससे आप कपास ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और उसके जो पौधे हैं दीज आर द बायोलॉजिकल एसेट्स। बिल्कुल इसी तरह अगर गायें भैंसें आपने रखी हुई हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल एसेट्स, और उनसे होने वाले बच्चे जो हैं वो आपकी उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप कह लें या बायोलॉजिकल, अल्टीमेटली उन्होंने बायोलॉजिकल एसेट ही बनना है, मतलब वो भी जो है वही जो बनेंगे जिनसे कि ना फर्दर जो है उसकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम उनको यही कह रहे हैं कि दीज आर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बायोलॉजिकल एसेट्स कोई भी हैं इनिशियली किस पे मैयर होंगे, एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप कह लें इसको। इफ़ नो रिलायबल फेयर वैल्यू बायोलॉजिकल आर अवेलेबल देन बायोलॉजिकल एसेट आर स्टेटेड एट कॉस्ट, ठीक है। मतलब सिंपल रूल है कि बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू पे आपने गंदम की पैदावार फसल लगाई, 6 महीने बाद प्रोडक्शन हुई, ठीक है, आपके गंदम निकल के आ गई, थ्रेशर से आपने गंदम निकाल ली, अब आप उसको किस वैल्यू पे मैयर करेंगे, स्टैंडर्ड आपको इजाज़त दे रहा है कि आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मैयर कर लें। आप जो आड़ती हजरात हैं या उसको मार्केट में ले जाएं या उन्हें बुला के उसकी बोली लगवा लें, पैसे लगवा लें कि जी ये 3,000 रुपये मन है या 2,500 रुपये मन है, और फिर आप देख लें कि उसकी फेयर वैल्यू इतनी है, ठीक है। फेयर वैल्यू आपने लेनी है एक्टिव मार्केट की, ठीक है। ये नहीं है कि अक्सर होता है ना कि गांव देहात में कि जब फसल तैयार हुई तो वो पैसे कम लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर मंडी में हम लेके जाएं तो वो 200-400 रुपये रेट का फ़र्क भी होता है। तो आपने वो जब इसकी वैल्यूएशन करनी है ना तो वो फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ठीक है, मतलब जिधर ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो उस हिसाब से करनी है, और आपने से उसमें से कॉस्ट माइनस कर देनी है, वो कॉस्ट जो आपको मंडी में लेके जाने के लिए उसकी लोडिंग अनलोडिंग वगैरह, ठीक है, मतलब उसकी सेल को पॉसिबल करने के लिए जितनी कॉस्ट है वो आपने माइनस कर देनी है, और आपने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे इनिशियली, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको बेच देते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपने उसको रिकॉर्ड किया था, एसेट था आपका, आपने सेल कर दिया, ठीक है, तो आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है।
जो आपने इनिशियली मेजर किया था और जो आपने एक्चुअली सेल किया है। लेकिन अगर आप किसी वजह से उसको बेच नहीं पाते और आपका रिपोर्टिंग एंड जो है ईयर एंड आ जाता है, तो आपने उसको सब्सिक्वेंट जो मेजर करना है ना वो करना है, वो भी फेयर वैल्यू पे ही करना है, इनिशियली भी और सब्सिक्वेंट भी। और जो इनका डिफरेंस होगा वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बना देना है। अब सवाल इधर ये आता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जिनकी फेयर वैल्यू जो है ना हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, देन व्हाट स्टैंडर्ड से अबाउट दिस इशू। स्टैंडर्ड इसके बारे में कहते हैं कि जिनकी आप नहीं कर सकते आप उनको कॉस्ट मॉडल पे ही रख लें, उसकी कॉस्ट ही रख लें। जैसे देखें अब कॉस्ट कैसे डिटरमिन होगी उसकी, जब आप कॉस्ट पे रखेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर उसको स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप बेशक उसको डेप्रिशिएट भी करें, ठीक है, आप उसको सब्सिक्वेंटली मेजर करें, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। और जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट आप उसकी देख के इस तरीके से बना लें कि जैसे आपने एक फसल तैयार करने के लिए कितना ख़र्चा किया, ठीक है, आपने ज़मीन ठेके पे ली, उस अगर आपकी अपनी है तो वो एक अलग बात है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ठेके पे ली, ठीक है, आपने उसकी बिजाई पे कितना ख़र्चा किया, आपने ज़मीन को रेडी फॉर सोइंग करने के लिए जो हल चलवाया उस पर कितना ख़र्चा किया, ठीक है, उस पर खाद स्प्रे बीज, आपने लेबर कॉस्ट कितनी की, पानी आपने कितने पैसों का लगाया, ठीक है, तो आप उससे भी उसकी कॉस्ट जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं। लिहाजा ये तब करते हैं कि जब किसी चीज़ की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो फेयर वैल्यू तकरीबन आज के दौर में आपको आराम से मिल जाती है, हर किसी चीज़ की अवेलेबल होती है। लेकिन अक्सर होता है कि कई दफ़ा किसी इलाके में किसी फसल का रिवाज ना हो या उस इलाके की जो ज़मीन है वो उन फसलों को प्रमोट ना कर रही हो, सपोर्ट ना करती हो, और हम उस इलाके में वो फसल जो है वो लगा लें, तो इस केस में फिर क्या होगा, हमें जो है ना उसकी जो फेयर वैल्यू शायद अवेलेबल ना हो, क्योंकि उस इलाके में उस तरह की फसल का रिवाज ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं, फिर आप उसकी जो वैल्यू है ना वो कॉस्ट मॉडल पे उसको रख रहे होते हैं। उसके बाद है जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आई थिंक मैंने ना इसको बड़ा क्लियरली आपको बताया है तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है कि प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो जो फसल है उसको मेजर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जैसे देखें ना, गाय या कोई भैंस है, अब मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल वे में बता रहा हूँ कि गाय भैंस जब उसके मतलब बच्चा पैदा होता है तो वो जो छोटा बच्चा है उसको अब कट्टा कट्टी जो भी उसको अपनी उसमें कह रहे थे बच्चा बच्ची जो भी है उसका, ठीक है, तो आप उसको किस इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। आप देख लें कि ये हुआ है, ठीक है। अब देखें ना, आपको पता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बगैर वो दूध के तो रह ही नहीं सकते, ठीक है ना, उनके उस अपनी मतलब जो मदर है उसके बगैर तो वो नहीं रह सकते। तो आप उसकी वैल्यू उस टाइम शायद लगा भी नहीं सकते। जब वो थोड़ा सी दिनों का हो जाए, 5-10 दिन का, 20 दिन का, ठीक है, तो फिर वो होता है कि वो स्पोर्ट कर सकते हैं विदाउट उसको मिल्क दी। हालांकि इस तरह करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई द फेयर वैल्यू। तो आप उसके पैसे लगवा लेंगे जितना वो मार्केट में मतलब उस तरह की एज का चल जा रहा है, जितने उस जो करेक्टरिस्टिक्स का बचा, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं उस फेयर वैल्यू पे, ठीक है। अब देखें ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी ना प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और मोस्टली जो बिजनेसमैन हैं वो अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी का बिज़नेस कर रहे हैं ना तो वो अपने उस अकाउंट्स में ना तो उनकी बड़ी एक ये जो है ना दिलचस्प एक वो होती है अकाउंटिंग इसकी, तो वो इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इसी तरह, मतलब प्रैक्टिकल हो के। अब देखें ना बच्चा अगर हुआ है तो वो आप उसको पहले दिन उसकी वैल्यू नहीं लगवा सकते उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, ठीक है। उसके बाद है कि जब आपने इसकी एक दफ़ा वैल्यू लगवा ली तो देखिए अब वो आपके लिए एक ना जैसे गंदम थी, ठीक है, तो वो अब आपके लिए क्या बन गई, इन्वेंट्री बन गई, आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने उसको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का लगाना है ना, आपका बिजनेस है अगर वो, ठीक है, इस तरह सेल करना, तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो कॉस्ट है ना आपकी, सच मेजरमेंट से मुराद ये जो फेयर वैल्यू आपने इधर निकाली थी, इज़ द कॉस्ट एट द डेट व्हेन अप्लाइंग IS2 और अनदर अप्लाइंग आईफर एप्लीकेबल IFRS, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। IS2 तब बनेगा जब आप उसको सेल कर रहे हैं या अगर आपका कोई वो एसेट बन गया है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि वो आप अब वो क्या उस पर IFRS अप्लाई होगा, दूसरा कोई मतलब I16 अप्लाई हो सकता है, ठीक है।
अच्छा जी, अभी हम मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो साथ यही पढ़ लें। इसमें ये लिखा है कि बायोलॉजिकल एसिड से रिलेटेड जो भी गेन लॉस होगा इनिशियल रिकग्निशन पे और या प्रॉफिट, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सब्सिक्वेंट चेंजेस भी फेयर वैल्यू में जब भी आएंगी तो वो भी आप प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे कि इनिशियली फेयर वैल्यू ये थी, ईयर एंड पे ये है, दरमियान का जो डिफरेंस है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनाना है, ठीक है। और इनिशियल रिकग्निशन पे कैसे आ सकता है कि जब आपने इनिशियल रिकग्निशन किया तो आपके हिसाब से आपने जो उस पर पैसे लगाए हैं, कॉस्ट लगी, वो आपकी इतनी है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इतनी है, मतलब 100 है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और आपकी कॉस्ट 90 लगी है, तो दरमियान का जो 10 रुपये है वो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेना है। इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी यही है कि द गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड इन विच इट अराइजेस। उसके बाद है जी इनएबिलिटी टू मैयर फेयर वैल्यू, कि अगर आप फेयर वैल्यू मैयर ना कर सके किसी बायोलॉजिकल एसेट्स की, देन वंस द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट बिकम्स रिलायबली मैयरेबल द फेयर वैल्यू मस्ट बी यूज टू मैयर द बायोलॉजिकल एसेट। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि आप फिर इसको कॉस्ट पे लेके चलें, आप उस पर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है वो रिकॉर्ड करें। अगर जैसे ही उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयरेबल हो जाए देन आप उसको क्या करें, फेयर वैल्यू पे मेजर करना शुरू कर दें। वंस अ नॉन करंट बायोलॉजिकल एसेट मीट्स द क्राइटेरिया टू बी डिफाइंड एज हेल्ड फॉर सेल और part of disposal group classified as held for sale, then it presumed fair value can be measured reliably, ठीक है। अगर कोई बायोलॉजिकल नॉन करंट एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू अभी मालूम नहीं की जा सकती, या आप उसको सेल करेंगे और एक डिस्पोजल ग्रुप का सेल करेंगे, तो उसके केस में स्टैंडर्ड कह रहा है कि आप उसकी फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप, ठीक है। इसमें इस तरह होता है ना कि जैसे 3-4 चीज़ें हैं डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट, ठीक है, बाकी 3 की वैल्यू मालूम है मुझे क्या है फेयर वैल्यू, चौथे की नहीं है, लेकिन उसके जो पैसे लगे हुए हैं ना वो टोटल के लगे हुए हैं, तो चौथे में जो है ना 3 की मालूम है, चौथे की मैं जिस तरह हम स्टैंड अलोन प्राइसेस नहीं निकाल रहे होते IFRS 15 में, उस तरह मैं उसकी रेजिडुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगली चीज़ है जी गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल एसेट्स, कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है और ऐसी अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट है कि ये जो पैसे लें, ठीक है, और ये पैसे आपको आज मिल गए एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आप सारी बात है मिले तो आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, लेकिन आप पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपने इतनी पैदावार करवानी है, ये करना है वो करना है, नहीं, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट क्या करें, रिकग्नाइज्ड एज इनकम, ठीक है, जब आपको मिल जाए, when and only when गवर्नमेंट ग्रांट बिकम अवेलेबल, जैसे ही आपको मिले आप उसको इनकम का पार्ट बना दें। लेकिन अगर कोई कंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट है इंक्लूडिंग वेयर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिक्वायर्स एन एंटिटी नॉट टू इंगेज इन स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है, कई दफ़ा ना गवर्नमेंट इसलिए पैसे दे रही होती है कि आप ये एक्टिविटी ना करें बल्कि ये वाली करें। लेट्स सपोज देखें जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है या किसी बाहर की कंट्री से हमारा मुआहदा हुआ है कि हमने जो कपास जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, कॉटन एक्सपोर्ट करनी है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस साल जो है ना वो धान की फसल कम हो, क्योंकि धान और कपास साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब इनका जो टाइम ऑफ स्पेन है वो साथ है, मतलब वो तकरीबन साथ ही काश्त हो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इस दफ़ा ना धान की काश्त ना करें, ठीक है, आप इस एक्टिविटी में इंगेज ना हो, बल्कि आप कपास की काश्त करें और ये लें हमसे ये सब्सिडाइज खाद लें, ये पैसे लें, ये ठेके हम आपके हम देंगे, ये और वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो कंडीशंस लगा रहे होते हैं। तो इस केस में आपने उस गवर्नमेंट ग्रांट को तब ही रिकग्नाइज करना है, अपनी इनकम का पार्ट बनाना है, जब वो आप व्हेन एंड ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ द ग्रांट्स आर मेट। ओके जी, ये था IS-41, होपफुली आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय मैसेजिंग मी और बाय कमेंटिंग, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जो आप लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं इसको, और फिर ना सिर्फ सुनते हैं देखते हैं बल्कि अपने लिए एक वैल्यू एडिशन का बायस भी बनवाते हैं। तो मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं अपने टाइम में से आपके लिए कोई कुछ हेल्प कर सकूं, किसी की भी। देखें, इस हमारी जो मार्केट है इट इज़ अ वेरी मतलब छोटी मार्केट है कि इस CA की ख़ास तौर पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स कम हैं। अब तो खैर माशाल्लाह ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है,
लेकिन बहुत कम लोग ही देख रहे होते हैं इसको। लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मुझे इससे इतना कोई बेनिफिट या ये वो नहीं है। मुझे जस्ट ये हो रहा है कि मैं अगर ये लेक्चर बना रहा हूँ तो लोग इसको देखते हैं तो वो इससे बेनिफिट उठाएं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। और यकीन करें, दीज लेक्चर्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर सीरियस। ठीक है, आज नहीं तो कल एक ऐसा टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा जब आपको समझ आएगी कि वाकई ये लेक्चर्स बड़े मुफीद हैं। देखें ना, अब हमने तकरीबन 20-25 मिनट में एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड को कवर कर लिया, और प्रैक्टिकल वे में आपके जहन में ऐसे सवाल होंगे, यार ये फसलों की कैसे अकाउंटिंग होती है, ये गाय भैंसों के जो बच्चे हैं उनकी कैसे अकाउंटिंग होती है। हमने इसको एक प्रैक्टिकल वे में, एक स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज में, आम अल्फाज में समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब कभी एग्ज़ाम में या कहीं भी इंटरव्यू में आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो ये बातें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।